हम लोग शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको बता ही दिए कि रिप्रोडक्शन वैसी गतिविधियां हैं जिस गतिविधि में हम लोग करते क्या है, अपने जैसा नए जीव को बनाते हैं। और ये जो अपने जैसा नया जीव बनाते हैं, इस जीव का खासियत क्या होता है, इससे जीव से फायदा क्या होता है, इससे एक तो जनसंख्या बढ़ जाती है, दूसरी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और तीसरी जो बात है इसमें वो है आपका, इससे आपका पीढ़ी दर पीढ़ी वो जीव बना रहता है ना, जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ, अगर रिप्रोडक्शन की बात हो तो हम लोग जानते हैं कि आपका रिप्रोडक्शन जो है ना आपका दो प्रकार का होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात जो भी एनिमल्स है या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इन दोनों में आपका क्या करते हैं, डाइवर्सिटी दिखाते हैं। सेक्सुअल में भी अलग अलग प्रकार का अलग अलग ढंग से करते हैं, और ये सेक्सुअल में भी अलग अलग प्रकार से करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक ही इंडिविजुअल जो है सो शामिल होता है रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक से समांतर ज्यादा ऑर्गेनिज्म या सेक्स ऑर्गन शामिल होता है। यहाँ पर गैमेट नहीं बनता, और ये दो तरह के जो मेथड्स हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल, उसमें पहले हम लोग एसेक्सुअल को देख लेते हैं। एसेक्सुअल भी कई प्रकार का होता है। पहला है फीजन। फीजन क्या था? फीजन जो था इसमें पेरेंटल ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्ट्स में काटा जाता था या बट जाता है, इक्वल भाग में बट जाता है, और प्रत्येक जो आपका भाग है वो दूसरे का इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा। प्लस वो जो आपका प्रत्येक हिस्सा जो बनता है वो कितना संख्या में बनता है, दो बना या दो से ज्यादा हिस्सा बना, बराबर हिस्सा। अगर दो बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फीजन, और अगर दो से ज्यादा बनता है तो उसको कहते हैं मल्टीपल फीजन। तो फीजन को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं इसके आधार पर कि संख्या कितनी बन रही है, दो या दो से अधिक, ठीक है। उसके बाद ये जो बाइनरी फीजन है, बाइनरी फीजन का जब हम बात करते हैं तो बाइनरी फीजन में आपका सबसे पहले क्या होता है कि पेरेंट जो है वो आपका जो बढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही भाग में बढ़ता है। अर्थात जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो कितना होंगे संख्या में, सिर्फ और सिर्फ दो होगा, ठीक है। जबकि बाइनरी फीजन भी दो प्रकार का हो सकता है। एक लॉन्गिट्यूडनल फीजन, मतलब कि जो बॉडी है ना लंबाई में बढ़ जाए ऐसे, ठीक है। ये मान लेते हैं बॉडी है, तो बॉडी जो है ना अगर लंबाई में आपका बढ़ जाए और दो बराबर भाग में बढ़ के दो या दो से अधिक बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। लेकिन अगर दो ही बनेगा तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन का फिगर भी हम बनाए हैं, यहाँ पर फिगर आप लोग आराम से देख सकते हो उसको। उसके बाद उसमें आपको फिगर में आपको एग्जाम्पल भी फिगर के बाद दिए हैं। एक है लेशमानिया, उसके बाद ट्रिपैनोसोमा, ये सब क्या है, कॉमन एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन का। तो ध्यान रखिएगा बाइनरी फीजन में क्या होता है, जो पेरेंटल बॉडी होता है वो आपका दो भाग में बढ़ जाता है, और प्रत्येक हिस्सा जो है ना वो आपका अंतर डेवलप होकर अपने पेरेंट जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। लॉन्गिट्यूडनल में आपका फिगर जो है ना वो दे दिए। अगला है ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन किसको कहते हैं, जिसमें ट्रांसवर्सली आपका क्या होता है वो डिवाइड होता है। इसलिए हम आपको अगर याद होगा क्लासिफिकेशन जब हम लोग शुरू किए तो कैरेक्टर जो पढ़ना शुरू किए इसमें टैक्सोनॉमी में, तो उसमें आपको बताया था ट्रांसवर्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है। इसलिए बताया था कि वो हर जगह आएगा और आना चाहिए जब बॉडी के 90 डिग्री पर हो, ठीक है। बॉडी के कोई बॉडी ऐसे है उसके 90 डिग्री पर जब ऐसा बात हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स। लेकिन लंबाई के एलोंग हो, पैरेलल हो पर आपका, तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। ध्यान रखिएगा। इसका कॉमन एग्जांपल है पारामीशियम। पारामीशियम में देखिए सेल से जो है ना ये बट गया और दो आपका पारामीशियम बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं अमीबा जो है, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है फेवरेबल कंडीशन में वो आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन से होता है, जिसको हम लोग सिंपल बाइनरी फीजन भी कहते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन से याद रखिएगा, इसको, इस बात को आप एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो आपका अमीबा होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है फेवरेबल कंडीशन में वो आपका बाइनरी फीजन से केवल जानते होंगे आप लोग, पीछे जो पढ़े होंगे तो। लेकिन
लेकिन अब जो है ना वो दिमाग में रखिएगा कि वो जो है ना सिर्फ बाइनरी फिजन से नहीं होता, वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से होता है। और ये जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है उसका मतलब समझना चाहिए लंबाई के परपेंडिकुलर है ना। बॉडी जो है सो आपका दो बराबर भाग में बढ़ जाता है और इसको इसलिए सिंपल हम लोग बाइनरी फिजन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वो आपका करते हैं मल्टीपल फिजन का। मल्टीपल फिजन जो है ना आपका मल्टीपल फिजन में लिखे हैं कि इसमें जब डॉटर ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना बनेगा, दो से अधिक बनेगा तो मल्टीपल बोलेंगे। मल्टीपल होता है अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में, प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम आप जानते होंगे मलेरिया पैरासाइट्स है ये, हाँ तो प्लाज्मोडियम में भी होता है। आपके दिमाग में ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं ब्रैकेट वाला बात सो आ जाना चाहिए कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो अमीबा क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, जबकि फेवरेबल कंडीशन होता है तो बाइनरी फिजन करता है। अर्थात प्रकृति हमको एक संकेत देती है कि जब भी आपका आपका समय खराब हो, आपका एनवायरमेंट की परिस्थितियां आपके एडवर्स हो, रहने के लायक नहीं हो, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा फिजन करना चाहिए या क्या रिप्रोडक्शन में करना चाहिए, अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब कंडीशन आपके लिए नॉर्मल हो, सुटेबल हो, तो जनसंख्या को तेजी से नहीं बढ़ाना चाहिए। प्रकृति ये हमेशा हमको संकेत करती है। देख लीजिए अमीबा जो है ना मल्टीपल फिजन कर रहा है, कब, जब कंडीशन अनफेवरेबल है। लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल है तो कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, आपका बाइनरी फिजन करता है। और बाइनरी फिजन में भी कौन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन क्या है, जैसा कि नाम है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट में टूटाना या टूट जाना, किसका, पेरेंटल बॉडी का। इसमें क्या होता है, पेरेंटल बॉडी जो होता है ऑर्गेन का वो कई पीसेस में टूट जाता है और प्रत्येक टूट इसमें जो होता है ना पीस, ये और देखिए फिजन दोनों में समानता है क्या, उसमें भी आपका टूटा है, कई भाग में जो है ना डिवाइड हो गया है, ये भी आपका कई भाग में डिवाइड हो गया। लेकिन अंतर यहाँ और वहां में क्या है भाई, इसमें क्या होता है कि आपका जो पीस होता है वो आपका इक्वल अनइक्वल हो सकता है, उसमें कोई आपका ये नहीं है कि सबके सब इक्वल भाग में बटेंगे या इक्वल टुकड़े में बटेंगे। वहां पर जो होता है वो सब इक्वल में होता है। समांतर जो फिजन होता है ना वो आपका यूनिसेलुलर में होता है, जबकि फ्रेगमेंटेशन जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में होता है। मेनली ये मल्टीसेलुलर के लिए आता है, लेकिन यूनिसेलुलर में भी इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन को। तो 12 में है ये रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना डिटेल से, वहां पर आने के बाद जो है ना हम आपको पूरा स्केच डायग्राम से इसको पढ़ाएंगे, ये आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। लेकिन अभी जो है ना, अभी चूंकि हम लोगों को हल्का हल्का इसके बारे में जानना है केवल, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लगाते हुए इसको जल्दी से खत्म करना चाह रहे हैं। तो इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ पेरेंटल ऑर्गेन into many pieces. Each piece regenerates the lost part to form a new daughter's organ, है ना। प्रत्येक जो आपका खोया, प्रत्येक जो टुकड़ा है वो अपना खोया हुआ हिस्सा को बना लेता है और क्या करता है, अपने पैंट को ही बना लेता है। तो इसको फ्रेगमेंटेशन को हम रीजनरेशन भी करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले आपका ये जान लो कि किसमें किसमें होता है, अमीबा है, हाइड्रा है, स्पंज है, या कुछ प्लेटी एलिमेंट्स जो है ना जैसे प्लेनेरिया वगैरह है उसमें भी होता है। अगर अमीबा को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए और प्रत्येक टुकड़ा जो है उसमें अगर साइटोप्लाज्म भी हो और कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मटेरियल भी हो, मतलब डीएनए है या आरएनए वगैरह हो, तो क्या होता है वो आपका पूरा का पूरा अमीबा बना लेता है। इसीलिए अमीबा को इमोर्टल भी बोलते हैं। अमीबा को इमोर्टल कहलाने का क्या कारण है, तो अमीबा का एक छोटा सा हिस्सा, एकदम बॉडी का एकदम छोटा सा हिस्सा भी क्या करेगा, नया अमीबा बना देता है अगर उसमें दो चीज हो, साइटोप्लाज्म हो और जेनेटिक मटेरियल हो। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक चीज ना होगा, केवल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होगा या केवल जेनेटिक मटेरियल होगा या आपका जो है ना दोनों में से कोई भी नहीं है तो नहीं है बनेगा। लेकिन दोनों में से कोई एक होगा और दूसरा नहीं है, तब भी अमीबा का निर्माण नहीं होता है। अमीबा का निर्माण क्या होगा, उसका जो पीस है, उसका जो टुकड़ा बना है, उस टुकड़े में दो चीज तो होना चाहिए, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर मटेरियल होना चाहिए। ये दोनों अगर हैं तब उसको हम क्या बोलेंगे कि वो आपका अमीबा में बदल जाता है। ये हम लोग देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, यहाँ पर वही लिखे हैं कि केवल अगर नाइदर साइटोप्लाज्म नॉट द क्रोमैटिन मटेरियल एलोन इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू अमीबा, दोनों में से कोई भी अकेला रहेगा तो नया अमीबा नहीं बनेगा। अगला पढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिजन में क्या बोले थे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता था, समानता यूनिसेलुलर में था। आपका फ्रेगमेंटेशन में क्या बोल रहे हैं, इसमें आपका इक्वल या अनइक्वल ऐसा बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो पार्ट्स होते हैं कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, ठीक है। और इसमें ये समानता मल्टीसेलुलर में होता है, लेकिन यूनिसेलुलर में भी कुछ में पाया जाता है, अर्थात ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में हो रहा था। अमीबा में आपको बताया कॉमन उदाहरण है जिसमें आपका फ्रेगमेंटेशन देखा जा सकता है। अगला है बडिंग, उसमें जो है ना फिजन में ऐसे भी जो है ना बॉडी डिवाइड हो रहा था, उसमें पीस नहीं बनता है, एक और बात ध्यान रखना है, इसमें पीस बन रहा है, उसमें बॉडी क्या होता है सिंपली डिवाइड हो जाता है, दो भाग में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है टूट जाता है, दोनों में ध्यान रखना है। नेक्स्ट बडिंग का बात कर रहे हैं। बडिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स है, और बर्ड्स जो है ना वो होता क्या है, तो जो पेरेंट होते हैं, पेरेंटल बॉडी होता है, उसमें आपका पेरेंटल बॉडी में के द्वारा स्मॉल आउटग्रोथ का निकलना, और वो जो है ना आपका आउटग्रोथ लगातार डिवाइड करता रहे और डिफरेंशिएट हो जाए पेरेंट जैसा नया ऑर्गेनिज्म के रूप में, नया स्ट्रक्चर के रूप में, और या तो सेपरेट हो जाए या उसी पेरेंट के साथ जुड़ा हुआ रहकर कॉलोनी बनाए, तो इसको कहते हैं बडिंग। फिर से बोल रहे हैं, बडिंग में होता क्या है, वो छोटा सा एक उभार निकलता है, एक प्रोट्रूशन या आउटग्रोथ निकलता है पेरेंटल बॉडी से, और वो जो है ना आपका कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता है, डिफरेंशिएट होता है और पेरेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये जो पेरेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इंडिपेंडेंट लाइफ जो है ना आपका क्या करता है, बिता सकता है, या तो उससे अलग होकर, पेरेंट से अलग होकर, या फिर पेरेंट के साथ ही जुड़ा रहकर कॉलोनी का निर्माण करता है, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बर्ड। जैसे मत्सा, आप लोग वाट नाम सुने होंगे, मत्सा वाट जो देख शरीर में से निकल जाता है, किसी को देखिएगा वो कुछ मांस का छोटा छोटा टुकड़ा जैसा निकल जाता है, वो जो है ना अगर वो सेपरेट हो जाता और आपके जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता, या आपके बॉडी में ही आपके जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म जोड़ देता, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बर्ड्स बोलते हैं, मत्सा नहीं बोलते, ठीक है। तो बर्ड्स समझ में आ जाना चाहिए। अधिकांश में आपको निडेरियन जो है उनमें मिलेगा, जैसे हाइड्रा वगैरह में मिलेगा या स्पंज में मिलेगा, ठीक है। हाँ, हम लोग जो है इसको स्पंज में भी देख सकते हैं, ये आपका सिंपल है, एक कॉमनली होता है, ठीक है। और भी बडिंग कई जगह पर है, लेकिन ये आपको हम फिर बोल रहे हैं कि हम लोग आगे अपना क्लास में जहाँ आएंगे, जहाँ पर ये पढ़ना है, तो वहां पर डिटेल से इसको देख लेंगे। अब अगला आते नेक्स्ट जो है उसमें आप देख लो, इसमें एक हाइड्रा बनाए हैं, हाइड्रा में से बर्ड्स निकल रहे हैं, देखो कैसे आपका छोटा सा एक उभार निकला, आउटग्रोथ निकला पेरेंटल बॉडी से, कहीं भी निकल सकता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। जनरली इंटीरियर रीजन में कम निकलता है, सामान्यतः मिडिल में या फिर लोअर रीजन में ज्यादा निकलता है। तो आपका ये जो है ना एक छोटा सा उभार निकला, उभार देखो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, और अंततः जो है पेरेंट लाइक हो गया, देखने में देखो छोटा सा लग रहा है कि वहां पर जो है हाइड्रा जुड़ा हुआ है। अब ये चाहेगा तो यहाँ से अलग हो जाता है, और नहीं तो फिर जो है ना पेरेंट बॉडी के साथ ही जुड़ा रहकर कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी का मतलब होता है समूह, एक ही प्रकार के जीवों का समूह, क्या कहलाता है, कॉलोनी कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या किया है, अलग हो गया है, और अलग होके देखो एक नया अमीबा जो है ना आपको नजर आ रहा है। चलो आगे बढ़ते भाई। अब नेक्स्ट बात करते आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप बात करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स होता है। सेक्स सेल्स और गैमेट जो होता है ना वो आपका हैप्लॉइड होता है, और उसमें आपका सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये जो आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो आपका जो भी सेक्स सेल्स या गैमेट्स बनता है वो हमेशा मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा बनता है। मियोसिस में एक से कितना आपका सेल बनते हैं, तो एक से 4 सेल बनते हैं, और चारों के चारों जो होंगे उनमें क्रोमोसोम की संख्या अपने पेरेंट के तुलना में हाफ हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं।
तो यहाँ पर लिखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कैरेक्टर है, वो क्या है कि इसमें सेक्स सेल या गैमेट बनता है, जबकि ये सेक्सुअल में देखे थे कि ये नहीं बनता था। तो ये जो आपका सेक्स सेल या गैमेट्स बना है, इसके आधार पर हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कई भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम थोड़ा सा और बता देते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मेल और फीमेल सेक्स सेल जो होते हैं आपस में जुड़ जाते और एक डिप्लॉयड रचना बनाते हैं, जिसको कहते हैं जाइगोट। अर्थात सेक्स सेल या गैमेट सामान्यतः कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट लगातार जो है ना मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में बदलने के लिए डिवीजन करता है, और उस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिवीजन, या हम लोग अलग अलग जगहों पर अलग नाम से जानते हैं, ऐसे इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो फिर से बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं कि ये जो गैमेट बना है, गैमेट कैसा था, हैप्लॉयड था, स्पेशलाइज्ड सेल था, जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब ये जो है ना, सबसे पहले इसमें फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो आपके गैमेट्स होते हैं वो आपस में जुड़कर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो डिप्लॉयड होता है। जाइगोट जो है वो डिवीजन करता है, लगातार एकदम डिवीजन करेगा, और डिवीजन करके आपका मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ये ध्यान रखना, एम्ब्रियो और जाइगोट दोनों डिप्लॉयड होते हैं, जबकि गैमेट या सेक्स सेल जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। अब जो एम्ब्रियो है वो आपका अंततः उसके सेल्स ग्रो करते हैं, डिवीजन तेजी से करते हैं और डिफरेंशिएशन दिखाते हैं, जिससे डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन्स और अंततः जो है ना यंग जो इंडिविजुअल है उसका निर्माण हो जाता है। लेकिन चूंकि इसमें जो आपका सेल जो आया है वो कहाँ से आया है, माँ और पिता से आया है ना, मेल और फीमेल से आया है, इसलिए जो जाइगोट बना था वो उसमें आधा किसका आया होगा, माँ तरफ से आया होगा, और आधा कहाँ से आया होगा, पिता तरफ से आया होगा। तो जो ऑफस्प्रिंग या जो इंडिविजुअल बनता है या जो आपका यंग बनता है वो कुछ हद तक पेरेंट्स के जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके जो सेल्स आए थे, एक सेल आए थे कहाँ से, माँ से, और एक सेल आए थे कहाँ से, फादर तरफ से, और दोनों मिलकर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जाइगोट में बदल गए थे। इसलिए जो भी आपके बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, माँ और बाप के मिले जुले रूप में होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सिंगल सेट और डबल सेट में जो समस्या आपको हो रहा होगा, कुछ बच्चों को हो सकता है कि उसमें दिक्कत हो, तो उसमें थोड़ा सा देख लो। देखो ये उंगली है, ये हाथ है ना, इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5 हैं, लेकिन एक जैसी कितनी उंगलियां हैं, एक है। हाँ, कोई भी एक उंगली दो जैसी नहीं है, हाँ, एक जैसी उंगली दो नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल सेट ऑफ फिंगर। इसी तरह से चूंकि एक हाथ में कितनी है, 5 है, तो ये सेट हो गया पूरा क्रोमोसोम का, मतलब एक साथ जो आपका नेचुरल रूप में जो रहता है वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। यहाँ पर क्रोमोसोम का सेट का क्या मतलब है, क्रोमोसोम के सेट का मतलब ये है कि किसी एक पेरेंट से जितना क्रोमोसोम एक साथ ऑफ स्प्रिंग में जाता है या किसी प्रोजेनी में जाता है वो उसका क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, एक सेट कहलाता है। अर्थात हमें जो क्रोमोसोम आया होगा वो आपका कहां से आया था, मां से आया होगा, पिता से आया होगा। तो मां से जो आया होगा पूरा क्रोमोसोम का समूह उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल सेट या हैप्लॉइड बोलते हैं। हाँ, तो जैसे देख लो ये आपका 2 अब है, अब देखो एक जैसा कितना क्रोमोसोम है, 2 है, इसको डिप्लॉइड बोलेंगे। डाई मतलब 2, अप्लॉइड क्रोमोसोम सेट, 2 क्रोमोसोम सेट है। तो इसी तरह से अगर ये कहा जाए कि कोई मनुष्य जो है ना वो डिप्लॉयड है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 पेयर्स होती है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 23 पेयर्स का मतलब 23 जोड़ा, ऐसे यहाँ पर कितना पेयर है, 5 पेयर है, मतलब 10। हाँ, 23 पेयर्स का मतलब कितना हो जाएगा, 46। तो हैप्लॉइड का मतलब समझिएगा एक सेट, एक जैसा एक ही क्रोमोसोम होगा, लेकिन एक जैसा 2 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। तो एक सेट जो हम लोगों में आता है 23 का सेट, वो आता है कहां से, मां से, और 23 कहां से, पिता से, और दोनों डिप्लॉयड सेल में जिसको जाइगोट बोलते हैं आपस में मिलते हैं, जिससे कितना बन जाता है, 46 या 23 पेयर्स बन जाता है, डिप्लॉयड बन जाता है, किसमें, जाइगोट में। ठीक है,
और यही जाइगोट से फिर अंत में एम्ब्रियो में चला जाता है, एम्ब्रियो से अंततः प्रोजेनी में या ऑफ स्प्रिंग में चला जाता है, और ऑफ स्प्रिंग कितना सेट का हो जाता है, वो आपका 23 सेट का क्रोमोसोम वाला ऑवलिन बन जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अभी उसमें है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो आपका दो प्रकार का तो आराम से बांट ही सकते हो। पहला है वैसा जिसका आपका दोनों मेल और फीमेल सेक्स सेल जो है ना वो आपका एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, सिमिलर हो। तो वैसा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल जो आपका गैमीट इन्वॉल्व हो रहा था फर्टिलाइजेशन में, दोनों एक दूसरे के हूबहू सेम हो, उसको कहते हैं आइसोगैमी। ठीक है। और आइसोगैमी का कॉमन एग्जांपल है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस के बारे में जान लो। यह एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि सेमाइनल वेस्किल में पाया जाता है अर्थवॉर्म का। सेमाइनल वेस्किल क्या है भाई, उसका एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसमें वो आपका पाया जाता है कौन, मोनोसिस्टिस। उसमें मोनोसिस्टिस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है, आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब मेल और फीमेल गैमीट दोनों के दोनों एक दूसरे के हूबहू समान होंगे। नेक्स्ट है एनआइसोगैमी। एनआइसोगैमी किसको बोलते हैं भाई, एन मतलब अलग, आइसो मतलब समान, तो अलग हो मतलब समान नहीं हो। ये मतलब आपको बताया था विदाउट, ए या एन अगर प्रीफिक्स के रूप में लगे किसी शब्द में तो उसको कहते हैं विदाउट। तो एन आइसोगैमी मतलब समान नहीं है ना। जब वैसा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल सेक्स सेल्स या गैमीट, जिसको हम लोग स्पर्म और ओवम बोल रहे हैं, वो एक दूसरे के हूबहू समान नहीं होते बल्कि एक दूसरे से अलग अलग तरह के होते हैं, तब इस घटना को बोलते, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते एनआइसोगैमी। तो एनआइसोगैमी क्या है, वैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल सेक्स सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के जैसे नहीं होते बल्कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, अलग अलग ढंग के होते हैं, मार्फोलॉजी रूप में या शेप रूप में और जो भी हो। नेक्स्ट जो बात करते आपका एनाइसोगैमिक में जो आपके सेक्स सेल्स या गैमिट होते हैं उसमें मेल सेक्स सेल या मेल गैमिट को हम लोग स्पर्म या माइक्रोगैमिट्स कहते हैं, जबकि जो फीमेल सेक्स सेल या फीमेल गैमिट है उसको मैक्रोगैमिट्स या मेगागैमिट्स या ओवम या एग कहते हैं। ठीक है। तो ये जो स्पर्म या माइक्रोगैमिट्स है और वो जो ओवम है कैसे एक दूसरे से अलग अलग है, तो देखो स्पर्म जो होता है काफी छोटा होता है, प्लस उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी कम होती है और वो मोटाइल होता है। ठीक है। स्पर्म मोटाइल होता है, काफी छोटा होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी कम होती है, इवन साइटोप्लाज्म काफी कम होता है। जबकि फीमेल सेक्स जो आपका सेल है या गैमिट है वो काफी बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, मतलब मूव नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, और सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स वाला होता है, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसीलिए हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पर, जितने मनुष्य हैं या जितने एनिमल्स वगैरह हैं और भी अधिकांश, उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है जो हमको एटीपी देता है, एनर्जी देता है, वो आपका करीब करीब 90% से एबव कहां से आता है, मां से आता है, उनके मदर गैमेट्स के द्वारा या ओवा या एग के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि जो मां होती हैं या जो फीमेल होती है वो क्या होती है, वो आपका शक्तिदायिनी होती है। हाँ क्यों, क्योंकि आपके बॉडी में काम जो हो रहा है उसके लिए क्या चाहिए भाई, एनर्जी के रूप में क्या उपयोग करते हैं आप, एटीपी उपयोग करते हो। एटीपी बनता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो साइटोप्लाज्म से आता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने से हमारा सेल नहीं बना सकता है, पुराने सेल से माइटोकॉन्ड्रिया उसमें आएगा तभी नया माइटोकॉन्ड्रिया वो आपका जो है ना डिवाइड करके बना सकता है, मतलब पुराने माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन होके ही नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। कभी भी नया माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद नहीं बन सकता, बल्कि डिवीजन होगा ओल्ड वाला से, पुराने वाले से, और तब बनेगा नया माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे जो पूर्वज हैं उसमें हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया आया है वो कहां से आया होगा, हमारे पूर्वजों से आया होगा, क्योंकि वो एक तो बन नहीं सकता है, वो ट्रांसफर होता है जनरली।
तो हमें हमारा जो है बॉडी, उसमें सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म किससे आता है भाई? मां से आता है। पिता का जो साइटोप्लाज्म होता है काफी कम होता है उसके आपके स्पर्म में, इसीलिए अधिकांश जो माइटोकॉन्ड्रिया हमें पाया जाता है वो मैटरनल होता है, मतलब मां से आता है। और इसलिए हम लोगों के यहाँ ये जो फीमेल हैं या माँ जिसको बोलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वो एनर्जी सप्लायर बोलते हैं। हाँ, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो जो है ना ऊर्जा देती है पूरे समाज को, पूरे संसार को। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका वैज्ञानिक रीजन था। ठीक है, नेक्स्ट तो बात करते हैं कि अधिकांश जो मेटाजोन्स है निडेरियन से लेके मैमल्स तक, उसमें गैमेट जो है ना एक विशेष ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है और उस ऑर्गन को बोलते हैं गोनड्स। तो गोनड्स क्या है? एक विशेष ऑर्गन है एनिमल में जो क्या करता है? गैमेट्स को बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में आते हैं हम गोनड्स का बात। गोनड्स किसको कहते हैं? तो वैसा बॉडी का वह ऑर्गन जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गोनड्स कहते हैं। आपका क्या करता है? गैमेट बनाता है। तो किसी भी एनिमल बॉडी का वह ऑर्गन जहां गैमेट बनता है या जिसमें गैमेट्स बनता है उसको गोनड्स कहते हैं। गोनड्स जो है गैमेट के आधार पर कौन सा गैमेट बना रहा है, मेल की फीमेल गैमेट, दो भाग में बांटा जा सकता है। मेल गोनड जो होता है, मतलब जो मेल गैमेट बनाता है उसको टेस्टिस कहते, जबकि जो फीमेल गोनड होता है या जो फीमेल सेक्स सेल या गैमेट बनाता है उसको कहते ओवरीज। ओवरीज प्लूरल है और सिंगुलर उसका ओवरी होता है। टेस्टिस में देख लो, टेस्टिस जो है ना वो आपका क्या है? वो आपका प्लूरल है, जबकि टेस्टिस जो है वो आपका सिंगुलर है। अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोनड्स। गोनड्स कितने हैं बॉडी में, इसके आधार पर एनिमल्स को बांटा जाना। ठीक है, गोनड्स है एक है कि दो है? अगर एक है तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल या मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जिसमें आपका एक ही बॉडी में केवल एक ही होगा तब उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब एक, और बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स, या मोनोसियस, मोनो मतलब एक, ओसियस मतलब हाउस, हाँ, या हर्माफ्रोडाइट, हर्मा मतलब भी बोथ, प्रोडाइट रखने वाला। तो क्या बोले हैं? वैसा एनिमल या वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है, मतलब गोनड है, तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल या मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, जबकि वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसे एनिमल्स जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है, चाहे तो मेल गैमेट है चाहे फीमेल गैमेट है, माने बनाने वाला आपका ऑर्गन है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन है या मेल सेक्स ऑर्गन है, तो उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। ठीक है, इसका कॉमन एग्जांपल है, दोनों का देख लेते। बाइसेक्सुअल जो है ना हाइड्रा में कुछ एक जो है ना स्पीशीज में पाया जाता है, जिसमें आप विरिडीसीमा में देख सकते हैं, हाइड्रा विरिडीसीमा। वो हाइड्रा का एक स्पीशीज है जिसमें आपका क्या पाया जाता है? एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों गोनड पाया जाता है, मेल भी और फीमेल भी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्ट्स। अधिकांश प्लेटीहेल्मिन्ट्स में देख सकते हो, जैसे टैप वॉर्म है, लिवर फ्लूइक है, एनलिड्स में देख लो अर्थवॉर्म है, लीचेज है, ये सब कैसे होते हैं? सब बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिक बॉडी में मेल गोनड भी होता है और फीमेल गोनड भी होता है। अगला है यूनिसेक्सुअल और डायोसियस और गोनोकोरिस्टिक। वैसा ऑर्गेनिक या वैसा एनिमल जिसमें एक बॉडी में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, चाहे टेस्टिस चाहे ओवरी। अब अगर ओवरी होगा केवल तो उसको बोलेंगे फीमेल ऑर्गेनिज्म या फीमेल, आपका क्या बोलेंगे? फीमेल बोलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? टेस्टिस होगा, तब उसको बोलते हैं मेल। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए। अधिकांश जो हाइड्रा होता है ना वो कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है अधिकांश,
जिसमें देख लो हाइड्रा ओलिगैक्टिस है, हाइड्रा गैंगेटिका है, ठीक है। ये सब क्या है, और भी है ढेर सारा हाइड्रा का वेराइटी। कुछ एक में ही आपका बाइसेक्सुअल था, जैसे हाइड्रा वेडिसिमा बोल रहे थे आपको। बाकी जो भी है, गैंगेटिका है या ओलिगैक्टिस है, ये सब के सब जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल के जगह पर यूनिसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट प्लैटिहेलमिंथ्स में कुछ एक जो है ना वो आपका यूनिसेक्सुअल होता है। अधिकांश प्लैटिहेलमिंथ्स जो होता है वो आपका बाइसेक्सुअल होता है, ध्यान रखिएगा। निमेटोड्स जो होता है, निमेटोड्स आपके कैसे हैं, वो आपके अधिकांश जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब निमेटोड्स आपका यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। आर्थ्रोपोड कैसे है, जो भी इंसेक्ट वगैरह है वो आपका कैसा हो जाएगा, तो सब के सब यूनिसेक्सुअल है। और जितने वर्टिब्रेट्स हैं वो सब के सब यूनिसेक्सुअल हैं। तो बाइसेक्सुअल जो एनिमल्स होता है वो आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन, उसमें भी अब देखा जाता है कि उसमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है वो या तो प्रोटैंड्रस होने के कारण या उनका प्रोटोगाइनस होने के कारण होता है। आपके मन में आएगा कि ये प्रोटैंड्रस क्या है, तो वैसे एनिमल्स को हम प्रोटैंड्रस कहते हैं, जो बाइसेक्सुअल तो होता है लेकिन उसमें मेल गोनड जो होता है पहले मैच्योर कर जाता है, अर्थात उसमें मेल गैमीट पहले बनता है और फीमेल गैमीट बाद में। फिर से बोल दे रहे हैं, देखो ये अभी जो है ना हम आपको बता रहे थे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, केवल एक ही सेक्स ऑर्गन हो तो यूनिसेक्सुअल, और अगर दोनों सेक्स ऑर्गन हो एक ही बॉडी में तो उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस। मोनो मतलब एक, ओसियस मतलब हाउस, डाइओसियस, डाई मतलब दो, ओसियस मतलब हाउस, दो अलग ऑर्गन में मेल और फीमेल है, तब उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। अब यहां पर जो बोल रहे हैं कि बाइसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। कैसे करता है, तो उसमें जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका मैच्योरेशन का जो समय होता है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या फायदा होता है, जिससे ये फायदा होता है कि जब मेल गैमेट जब बनता है तो फीमेल गैमेट उस समय नहीं रहता, और जब फीमेल गैमेट बनता है तो मेल गैमेट नहीं होता, जिससे वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में शामिल होते हैं। इसके बावजूद कि वो कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं। अब इसमें लिखे हैं प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस किसको बोलेंगे, वैसे बाइसेक्सुअल एनिमल्स को प्रोटेंड्रस कहते हैं जिसमें जो बाइसेक्सुअल तो है, मतलब मेल और फीमेल गोनड दोनों हैं, लेकिन मेल गोनड जो होगा वो पहले मैच्योर करेगा, जबकि मेल गैमेट भी क्या होगा, पहले बनेगा, जबकि जो आपका फीमेल गोनड है उसकी मैच्योरिटी बाद में होती है। हाँ, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, अगला है प्रोटोगाइनस। वैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोटोगाइनस कहते हैं जिसमें फीमेल गोनेट जो होता है वो पहले मैच्योर कर जाता है, मतलब फीमेल गैमेट पहले बनता है, जबकि मेल गोनेट जो है उसका मैच्योरिटी बाद में होता है। यूनिसेक्सुअल जो एनिमल्स हैं उनमें आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। मतलब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे थे अभी, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या प्रोटोगाइनस, प्रोटेंड्रस, उसका क्या महत्व है। तो देखो यूनिसेक्सुअल जो है ना वो एडवांस कंडीशन है, मतलब कि वो आपका वेरिएशन जनरेट करने में मदद करता है। प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस जो है ना वो भी एडवांस कंडीशन है जो पाया जाता है किसमें, बाइसेक्सुअल में, कि दोनों गोनड एक ही में है, लेकिन आपका कोई एक ही गोनड जो है ना वो आपका शुरुआत में फंक्शनल हुआ, जिसके चलते आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, बल्कि कैसा होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोल रहे हैं कि जो भी यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं वो आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, आपका मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स उनमें मॉर्फोलॉजिकल जो वेरिएशंस पाया जाता है इसी को कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल, सेक्स के आधार पर डाइमॉर्फिज्म होता है, डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म रूप ना, तो आपका
जो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाते हैं, अर्थात मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो उनका होता है किसी जाति के मेल और फीमेल का, वो वेरिएशंस दिखाता है। जैसे आप देख सकते हो आराम से, आप अगर अभी हम मुर्गा का बात करते हैं, है ना, मुर्गा और मुर्गी, हेन और कॉक, इसमें जो बात कर रहे हैं इसमें आप दोनों को आराम से पहचान सकते हो देखकर उसके एक्सटर्नल फीचर के आधार पर कि कौन मुर्गा और कौन मुर्गी है। हाँ, वो जो कॉक होते हैं ना उनके सर पर कलगी होता है, वो जो सिर होता है हेड, उस पर कुछ उभार जैसा होता है, वो निकला हुआ वो मांसल रचना होता है, जबकि जो फीमेल होती हैं उसमें वो डेवलप नहीं होता है। प्लस जो मेल होता है सामान्यतः उसका जो पूंछ होता है थोड़ा उठा हुआ टाइप का होता है, जबकि फीमेल का जो होता है ना वो पूंछ जैसा जो आपका उसका पंख निकला होता है वो आपका थोड़ा दबा हुआ जैसा होता है। फिर आप ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म और भी देख सकते हो, आप लोग मोर का नाम सुने होंगे, पीकॉक, पीहेन, है ना। तो ये जो पीहेन होती हैं उसमें पंख नहीं होता उतना बड़ा बड़ा कि वो आपको दिखा सके। वो जो मोर का पंख नाम सुने या देखे होंगे आप, वो आता किससे है? पीकॉक से आता है। हाँ, वो आपका वो जो मेल होता है किसका, मोर का, उसमें पंख होता है पूरा विकसित, और वो जो पंख होता है उसके द्वारा वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है, वो उसको हिलाकर या नाचकर। तो खैर रियली में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें आपका जो है ना विंग होगा, वेल डेवलप जो है ना पंख होगा, तो वो क्या है, वो आपका मेल है, और जिसमें पंख नहीं है वो क्या था वहां पर, फीमेल था। तो ये आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। आप आराम से मनुष्य में देखकर पहचान सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, उसके कुछ बॉडी का कंस्ट्रक्शन, कुछ स्ट्रक्चर्स, स्किन, है ना, ये सब वॉइस, ये देखकर हम लोग बता देते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, इसी को कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सेक्सुअल, इस घटना को कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स का मेल और फीमेल के रूप में क्या होना, अलग अलग फीचर्स दिखाना, ये क्या कहलाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। अब यहाँ पर लिखे हैं कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो जाइगोट बनाते हैं, जो अंततः जो है ना नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, जो पेरेंट से हैबिट और हैबिटेट में सिमिलर होता है या अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका पेरेंट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और उनके जो बच्चे बनते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, वो दोनों में समानता भी हो सकता है, दोनों में असमानता भी हो सकता है। कई बार आप सुने होंगे, लोग बोलते भी होंगे कि न माँ जैसा नजर आता है न बाप जैसा नजर आता है। तो हैबिटेट जो है ना वो भी अलग अलग हो सकता है, रहने का आदत या आवास, वो सब जो है ना अलग अलग हो सकता है। फिर लिखे हैं कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर यंग के हम लोग पेरेंट्स को जो है वो आपका दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ना ये समानता होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। देखो, वैसे पेरेंट्स या वैसा डेवलपमेंट किसी भी एनिमल्स का जिसमें जो उसका ऑफ स्प्रिंग आया है, जो उसका यंग आया है, वो उसके क्या होता है, हूबहू समान होता है अपीयरेंस में और हैबिटेट में। मतलब देखने में भी समान होगा और उसकी जो आवासीय जगह होगी वो भी समान होगी। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे मनुष्य में देख लो, मनुष्य का जो बच्चा आता है वो देखने में मनुष्य के जैसा ही होता है या मनुष्य ही होता है, और वो कहाँ रहता है, वो भी आपका भूमि पे ही रह सकता है, उसको पानी में डाल दोगे तो मर जाएगा वो। ठीक है, वो भी वही खाता है जो हम और आप खाते हो। तो देखने में भी समान है, आदत भी समान है, आवास भी समान रखता है, तो क्या कहलाएगा वो, ये डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें लार्वा नहीं होता है। हाँ, लार्वल स्टेज हम लोगों के लाइफ साइकिल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग कैसा डेवलपमेंट करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है, तो वैसा डेवलपमेंट जिसमें जो पेरेंट्स
का ऑफ स्प्रिंग या जो प्रोजेनी आता है वो पेरेंट्स के जैसा ही होता है। यंग जो आता है वो पेरेंट्स के जैसा ही होता है। क्वेश्चन बाबू, हैबिटेट में या अपीयरेंस में, देखने में जो है ना पेरेंट्स के जैसा ही होता है, अर्थात इसमें लार्वल स्टेज अगर नहीं होगा तो कहते हैं इसको डायरेक्ट डेवलपमेंट। मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, कुछ फिशेस में और कुछ एक जो है ना इनवर्टिब्रेट्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मतलब जैसा पेरेंट था वैसा ही उसका बच्चा आता है। लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिम्स ऐसे भी हैं जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मतलब जो यंग आता है वो पेरेंट्स के जैसा नहीं होता, इवन उसका जो हैबिटेट है, आवास है, वो भी पेरेंट के जैसा नहीं होता। जैसे आप लोग सुनते होंगे शायद या जानते होंगे। कुछ एक एग्जांपल ले ले, फिर यहाँ पर हम आते हैं। आप मच्छर के बारे में जानते होंगे। मच्छर का जो बच्चा होता है कहाँ से आएगा, मच्छर क्या देती है, तो मच्छर जो होता है, मॉस्किटो जो होता है वो देता है एग में से जो बच्चा आता है उसका जो यंग निकलता है उसका, वो यंग कहाँ कहाँ पर डेवलप होता है, पानी में, है ना। वो आपका हवा में नहीं रह सकता, जबकि उसके जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके मॉस्किटोज हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, एयर में रहते हैं या अर्थ सरफेस पर रहते हैं। जबकि उसका अगर आपको याद होगा शायद, तो ये जो लार्वा होता है इसका, आपके मॉस्किटो का, वो जब भी डेवलप होगा तो कहाँ होगा, वाटर के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि अपने अगल बगल में पानी को जमा न होने दें। पानी अगर जमा न होगा तो मच्छरों का विकास कम से कम होगा। क्यों होगा कम भाई, तो चूंकि उसका लार्वा जो है उसको आगे बढ़ने के लिए वाटर चाहिए, वाटर लॉजिंग चाहिए, लॉगिंग चाहिए। और वाटर नहीं रहेगा तो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यंग जो निकलेगा वहां से, कहां से, एग से, उसका अंडा से, वो आपका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो वो क्या कहला रहा है, लार्वा कह रहा है। मच्छर का लार्वा कहते हैं उसको, मच्छर का बच्चा नहीं बोलते, लार्वा बोलते। लार्वा क्या हो गया, लार्वा जो है ना वो देखने में मच्छर के जैसा नहीं होता। लार्वा जो मच्छर का होता है वो रहने में भी मच्छर के जैसा आवास में नहीं रहता। तो ये आपको बता रहे थे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। और भी आप देख सकते हो, बेंग मछली नाम सुने होंगे शायद। जब बरसात की शुरुआत होती है तो आप अपने अगल बगल के गड्ढों में देखे होंगे, छोटा मोटा गड्ढा अगर है तो वहां पर आपको ढेर सारी मछलियों जैसा तैरता हुआ आपका छोटा छोटा जीव मिलेगा। और वो जो मछलियों जैसा जीव जो तैर रहा है वो रियली में है क्या, वो मेढक का यंग है। हाँ, मेढक का अंडे जो थे ना उसमें से निकलने वाला उसका बच्चा है वो। लेकिन वो मेढक के जैसा नहीं है, वो कुछ हद तक मछलियों के जैसा नजर आता है। इसका मतलब वो क्या है, लार्वा है। तो लार्वा क्या है समझ में आ जाना चाहिए। लार्वा उस यंग को बोलते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का जो अपने पेरेंट्स के जैसा अपीयरेंस और हैबिटेट नहीं रखता है। तो वैसे यंग जो पेरेंट्स के जैसा न तो हैबिटेट रखता है न अपीयरेंस रखता है, उसको लार्वा बोलते हैं। ये शुरुआती चरणों में आपका कुछ एक एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे अधिकांश एम्फीबियंस में, ठीक है। जैसे अभी मेढक बताया आपको, कुछ मछलियों में, अधिकांश इनवर्टिब्रेट्स में जैसे इंसेक्ट्स वगैरह में। लेकिन मैमल्स में ऐसा नहीं होता, लार्वा नहीं बनता। हाँ, रेप्टाइल्स में लार्वा नहीं बनता, बर्ड्स में लार्वा नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो बात है मेटामॉर्फोसिस का है। मेटामॉर्फोसिस क्या है, तो वो जो लार्वा जो आया किसमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। हाँ, इसमें डायरेक्ट बच्चा नहीं आता, डायरेक्ट यंग जैसा नहीं आता जीव, बल्कि क्या होता है शुरुआती चरणों में आपका अलग प्रकार का नजर आता है, जिसको लार्वा कहते हैं। तो लार्वा से या एडल्ट का बनना, पेरेंट जैसा ऑर्गेनिज्म का बनना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अब मेटामॉर्फोसिस में आपको यहाँ पर लिखे हैं कि टैडपोल एक लार्वा है फ्रॉग का, जिसको बेंग मछली आप लोग बोलते हैं गांव में या अधिकांश बोलचाल की भाषा में। तो टैडपोल जो है ना वो लार्वा है फ्रॉग का, जिसमें जो आपका जो है ना किसमें बदल जाता है, फ्रॉग में बदल जाता है।
यहाँ पर एक पॉइंट लिखे हैं, जरा सा देख लीजिएगा कि टैडपोल का किस रूप में, फ्रॉग के रूप में आपका बदलने के लिए, मतलब मेटामॉर्फोसिस होने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन वाला पानी या आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन पानी में जिसमें वो है नहीं होगा या कम होगा तो उसका विकास नहीं हो पाता मेढक के रूप में, बल्कि उसी रूप में समाप्त हो जाता है वो अंततः। तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। टैडपोल क्या है भाई, तो मेढक का लार्वा है। तो लार्वा क्या है भाई, तो वैसे यंग एनिमल्स के यंग को हम लोग लार्वा कहते हैं, जो अपीयरेंस में और हैबिटेट में अपने पेरेंट जैसा नहीं होते, तो वैसे यंग को क्या कहेंगे, लार्वा कहेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, मेटामॉर्फोसिस हो गया था, लार्वा से एडल्ट का बनना क्या करा रहा था, मेटामॉर्फोसिस। अब था नियोटेनी। नियोटेनी क्या है, नियोटेनी जो है ना, वो लार्वा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना ही क्या कहलाता है, नियोटेनी कहलाता है। तो कुछ एक लार्वा जो होते हैं वो आपका एडल्ट के रूप में नहीं बदल पाता है। अब ये कई कारणों से हो सकता है, या तो एडवर्स कंडीशन के कारण हो गया ऐसा, या हो सकता है आयोडीन वगैरह का कमी हो गया, या कुछ और समस्या हुई। तो अगर कोई लार्वा जो है ना एडल्ट में नहीं बदल पाए, बल्कि लार्वा के रूप में ही रह जाए और उसी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दे, तो इस घटना को कहते हैं नियोटेनी। तो नियोटेनी का मतलब समझ लीजिएगा, लार्वा के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, आपका नियोटेनी कहलाता है। ये आपका उदाहरण में है कुछ एम्फीबियंस में जो है ना, जहां पर मेटामॉर्फोसिस लार्वा द्वारा नहीं हो पाता है। अगला बात हम करते हैं कुछ प्रमुख रिसेप्टर जो एनिमल ग्रुप में पाया जाता है। हम आपको बताए थे पहले भी कि हम लोग मनुष्य में या कुछ एक में देखे थे, कुछ जो है ना ग्रुप का भी देख लेंगे एनिमल ग्रुप का। तो निमेथेल्मिन्स का बात करो तो उसमें एम्फिड पाया जाता है और फाजमीड। एम्फिड और फाजमीड, ये दोनों एम्फिड और फाजमीड दोनों के दोनों कीमो रिसेप्टर है, माने केमिकल डिटेक्ट करते हैं। पैपिला पाया जाता है जो टेक्टाइल रिसेप्टर है, मतलब टच रिसेप्टर है। इसी तरह से आर्थ्रोपोड में आ जाओ, आर्थ्रोपोड में सिंपल आई पाया जाता है, कंपाउंड आई पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, ठीक है। और स्टेटोसिस्ट आपका एक्वेटिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है आर्थ्रोपोड में। फिर आगे बढ़ते हैं हम, उसमें एंटीना पाया जाता है जो कीमो रिसेप्टर भी होता है, टेक्टाइल रिसेप्टर भी होता है। कीमो मतलब केमिकल को पकड़ सके, टेक्टाइल मतलब टच स्टिमुलस को। नेक्स्ट है एनल सर्सी पाया जाता है। एनल सर्सी जो है ना वो आपका विंड सेंसिटिव होता है। फिर है जॉनसन्स आपका ऑर्गन जो एंटीना में होता है, और ये समानता जो है ना आपका उसी का जो प्रजाति है उसको पहचानने में मदद करता है, मेट को, उसका मतलब मेल फीमेल को पहचानने में आपस में मदद करता है। और तो और वो आपका सामने रास्ता में कोई ऑब्स्टिकल है उसको पहचानने में मदद करता है या उससे बचने में मदद करता है। ये आपका हो गया किसमें, आर्थ्रोपोड में। मोलस्क में जो है ना क्या पाया जाता है, ऑस्फेरेटियम पाया जाता है जो आपका टेस्ट वाटर के टेस्ट को या केमिकल नेचर को आराम से पता लगा लेता है, पीछे भी इसको बताए थे। स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट जो है ना उसमें स्टेटोकोनिया होता है। आपका स्टेटोकोनिया जो होता है वो आपका क्रिस्टल CaCO3 था, आपके बैलेंस रखने में सब मदद करेगा, ठीक है। आई होता है, टेंटिकल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में क्रिस्टल पाया जाता है, हाँ किसमें, स्टेटोसिस्ट में, जिसको कहते हैं स्टेटोकोनिया। नेक्स्ट है ये कौन, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा जो है उसमें आपका उसके दोनों, उसके जो रेडियल आर्म होते हैं, वो जो बाँह होते हैं फैले हुए, समानता स्टारफिश वगैरह में 5 आप देखे होंगे, ऑक्टोपस वगैरह में देखे होंगे, तो उसपे क्या होता है, रेडियल आर्म पाया, रेडियल आर्म पर जो है ना वो फोटो रिसेप्टर पाया जाता है। नेक्स्ट है पीसेस या फीस, इसमें आपका न्यूरोमास्ट ऑर्गन पाया जाता है। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो आपको बताए थे कि जो जो मछलियां होती हैं वो आपका जब तैरती हैं तो पानी का जो आपका तरंग है, लेयर है, वाटर करंट जो है उसका पता वो लगाती है रियो रिसेप्टर के मदद से।
ठीक है, रियो रिसेप्टर क्या कहता है, वाटर करंट के डायरेक्शन को बताता है। फिर एम्पुला ऑफ लॉरेंजीनी है, ये थर्मो रिसेप्टर है, जो आपका रूप ऑफ बकल कैविटी में पाया जाता है, किसमें, कार्टिलेजिनस फिशेस में। फिर एम्फीबियन में आपका क्या हो गया, जैकोब्सन ऑर्गन हो गया, ये सूंघने में मदद करता है, आपको बताए थे ऊपर रूप में होता है, और इसलिए सांप क्या करता है, बार बार अपना जीभ को निकालता रहता है और अंदर लेता रहता है। वो जीभ के मदद से क्या करता है, जो आपके केमिकल्स मौजूद है हवा में, उसको लेके अपनी जैकोब्सन ऑर्गन में लगाता है, और जिससे वो आराम से पता लगा लेता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में आपको जैकोब्सन ऑर्गन बोल दिए, लॉरेंजियल आपका पिट्स बोल दिए। लॉरेंजियल पिट्स क्या है भाई, तो ये आपका नॉस्ट्रिल और आई के बीच में एक एक क्या होता है, आपका डिप्रेशन होता है, जो टेम्परेचर को रिसीव करता है, उसको बोलते हैं क्या बाबू, जैकोब्सन्स ऑर्गन। जैकोब्सन्स ऑर्गन, सॉरी लॉरेंजियल पिट्स, सॉरी जैकोब्सन ऑर्गन तो आपको बता ही दिए, उसका रूप ऑफ बकल कैविटी में था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट का बात हम जब करते हैं, तो अब जो है ना हम लोग करीब करीब टैक्सोनॉमी, अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो टैक्सोनॉमी में हम आपको बताए थे 3 चीज पढ़ना था आप लोगों को। पहला था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा था नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर आपको बताए थे, उसके लिए जो ना अंतरराष्ट्रीय संस्था जिम्मेवार है, IUCN और IUBN, है ना, IUZN इंटरनेशनल काउंसिल था, जो जूलॉजिकल नेम के लिए था, IUZN। तो और दूसरा क्या बता रहे हैं आपको, IUBN, ये जो है इंटरनेशनल काउंसिल जो है ना, वो आपका किसके लिए, बॉटनी नोमेनक्लेचर के लिए है। तो ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय संस्था है, वो नोमेनक्लेचर का, वो तो आपका नियम बनाया था, उसी नियम के आधार पर हम लोग कर रहे थे। अगला है आपका आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग पढ़े थे कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा, और उन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़े अभी। तो अब तीसरा जो स्टेप्स, तीसरा जो है इस चैप्टर का प्रमुख बात, उस पे आते हैं। आपको अगर याद होगा, किताब अगर देख रहे होंगे इधर आप, तो देख रहे होंगे 11th के NCERT वगैरह में आपको मिल जाएगा ये सब, या कोई भी किताब में मिल जाएगा। वहां पर आप देख रहे होंगे कि आपका जो क्लासिफिकेशन है, ये जो बात बता रहे हैं हम, कई चैप्टर में है। प्लांट के लिए भी क्लासिफिकेशन है और एनिमल के लिए भी है। अभी तक जो भी हम बता रहे थे वो जनरल टाइप का बता रहे थे। अब जो है ना, यहाँ से हम स्पेसिएशन होने लगेगा प्लांट या एनिमल के रूप में, ठीक है। इसलिए ये मत समझना कि किस चैप्टर में है हम, करीब करीब 2 से 3 से 4 चैप्टर जो है ना एक साथ चल रहे हैं। पहला चैप्टर तो क्लियर हो गया था। इसमें आ जाते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। हाँ, एक छोटा सा समरी है, देख लो। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शुरुआत रियली में जो है ना अरिस्टोटल के द्वारा की गई थी। अरिस्टोटल ने क्या किया, एनिमल्स को 2 भाग में बांटा, और कुछ फैक्ट्स उसके लिए उन्होंने चुना था। करीब 5 फैक्ट्स थे जिसके आधार पर एनिमल्स को उन्होंने बांटा था। वो प्लांट्स का बात नहीं किए थे, क्योंकि आपको याद होगा शायद कि अरिस्टोटल जो है ना, उनका जो भी काम था बायोलॉजी में, मुख्यतः एनिमल्स पर था, और इसीलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत की, और कैसे की भाई, तो उन्होंने आपका क्या किया, उन्होंने आपका कुछ कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर के आधार पर ऑर्गेनिज्म को बांटा, एनिमल्स को बांटा। पहला जो कैरेक्टर था वो ये था कि आरबीसी है कि नहीं है। दूसरा, रिप्रोडक्शन का क्या मोड है उसका, ओविपेरस है कि विविपेरस है, अंडा देने वाला है कि बच्चा देने वाला है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, और हेटेरोट्रॉप्स में क्या होगा, वो हर्बीवोर्स है कि कार्निवोर्स है कि ओमनिवोर्स है। तो हेटेरोट्रॉप्स तो होगा ही, एनिमल है तो, लेकिन वो है कैसा, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स, हैबिटेट था। हैबिटेट के आधार पर उन्होंने बांटा कि एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है या एरियल है, ऐसे करके। फिर बॉडी साइज के आधार पर बांटा। तो अरिस्टोटल ने क्या किया, इन 5 कैरेक्टर के आधार पर एनिमल्स को अरिस्टोटल साहब के द्वारा 2 भाग में बांटा गया। एक ए एनेमा, ये देखिए ए एनेमा बोल रहे हैं, ये मतलब क्या होता है, विदाउट, एनेमा मतलब आरबीसी,
तो वैसा आपका एनिमल्स जो आपका आरबीसी नहीं रखता है उसको कहा गया एएनएमा, ठीक है ना। वैसे एनिमल्स जिसमें आरबीसी नहीं था तो उसको कहा गया एएनएमा। इसको समानता हम लोग इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, और इसमें आरबीसी नहीं होता, एरिथ्रोसाइट्स नहीं होता। इसका कॉमन उदाहरण है स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, एनालिड्स, सिफेलोपोड्स, मोलस्क, इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, इकाइनोडर्म्स, ये सब जो है ना कुछ आपके एनेमा का उदाहरण है। अगला है इनेमा। इनेमा जो है इसमें हम लोग वर्टिब्रेट्स को रखते हैं, और इनेमा का मतलब है कि आरबीसी रखने वाला एनिमल्स। वैसा आपका एनिमल जिसमें आरबीसी पाया जाता है तो उसको कहा गया इनेमा। इसमें आपका दो ग्रुप भी और आया, एक विविपेरा था मतलब जो बच्चा देने वाला था, और दूसरा था ओविपेरा मतलब वैसे एनिमल्स जो अंडा देता है। तो अंडा देने वाले का उदाहरण है फिशेस, फ्रॉग, लिजार्ड मतलब रेप्टाइल्स, और फिश। पक्षियां ये सब किस में आ जाती हैं? ओविपेरस में आती है या ओविपेरा में आती है। जबकि जो विविपेरा होता है उसमें कौन कौन है? तो मनुष्य मतलब जो भी मैमल्स हैं वो आपका कैसा है? विविपेरस है। कुछ एक को छोड़ दो तो प्रोटोथेरियस को छोड़ दो तो फिर है आपका ये हो जाएंगे क्या? विविपेरस। तो बच्चा देने वाले जंतुओं को क्या बोला गया? विविपेरस, और जो अंडा देने वाले थे उनको ओविपेरस। ये आपको बता रहे थे किसमें? इनेमा में विविपेरस और ओविपेरस। उसके बाद क्लासिफिकेशन जो होता है उसका टाइप्स कर लेते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शुरुआत पढ़े थे। कौन किन्होंने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल ने क्या किया भाई? एरिस्टोटल ने जो है ना दो ग्रुप में एनिमल्स को बांटा, इनेमा और इनेमा। ठीक है, इनेमा भी दो भाग में बटा गया, विविपेरा और ओविपारा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन के टाइप कितने हैं। क्लासिफिकेशन को मुख्यतः हम लोग तीन मेन भाग में बांटते हैं या तीन पार्ट में मुख्यतः बांटते हैं। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल मतलब सुपरफिशियल मतलब मनुष्य के द्वारा कुछ एक लक्षणों के आधार पर। तो इसमें लिखे हैं कि वैसा आपका क्लासिफिकेशन जो कुछ एक आपका बाहरी गुणों के आधार पर आधारित होता है, लेकिन उसमें होमोलॉजी नहीं होता। होमो मतलब क्या होता है? समान, अलोजी मतलब स्थान। तो होमोलॉजी मतलब जो है ना कैरेक्टर्स में समानता नहीं होता बहुत ज्यादा। एक कुछ एक जो है ना सुपरफिशियल कैरेक्टर के आधार पर इसमें बांटा जाता है। बहुत ज्यादा जो है ना समानता इंटरनली उसमें नहीं पाया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली था आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर, वो भी कुछ एक कैरेक्टर्स के आधार पर। इंटरनल और जो है ना बहुत ज्यादा समानता के आधार पर नहीं था। दूसरा जो है इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में चलते तो इसमें आते हैं कुछ उदाहरण है। पहला है थियोफ्रेस्टस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थियोफ्रेस्टस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो आपका कैसा है भाई? तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का उदाहरण है, और इनका जो बुक था जिसमें इन्होंने दिया था हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम था उनका बुक का, थियोफ्रेस्टस का। ठीक है, और उसमें हैबिटेट के आधार पर प्लांट को चार ग्रुप में बांटा गया उनके द्वारा। पहला था हर्ब्स, दूसरा था अंडरश्रब्स, तीसरा था श्रब्स और चौथा था ट्री। दूसरा है आपका इसी में उदाहरण किसमें? आपका जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसका बात कर रहे थे, उसमें आ जाते हैं। उसमें दूसरा है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मेनली सेक्स ऑर्गन के आधार पर प्लांट को बांटा गया था, और ये आपका लिनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है क्योंकि कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। कैरोलस लिनियस जो है ना इसको देने के लिए मतलब इस क्लासिफिकेशन के लिए दो किताब लिखा। पहला किताब का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने सभी पौधों को, सभी प्लांट्स को 24 क्लास में और 7 ऑर्डर्स में बांटा। किन्होंने? कैरोलस लिनियस ने। किस बुक में? स्पीसीज प्लांटेरम में। अभी इसको वर्तमान में सबसे बढ़िया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं।
और ये जो है ना सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर होता है, जैसे स्टामिन की संख्या या उसका अटैचमेंट के आधार पर, ठीक है, अर्थात स्टामिन के कैरेक्टर के आधार पर। लिनियस जो है उन्होंने एनिमल्स को भी अपने किताब में जो है ना वो क्लासिफाई किया, और उस किताब का नाम है सिस्टीमा नेचुरी। तो कैरोलस लिनियस का दो प्रमुख किताब यहाँ पर अभी हम नाम लिए, एक स्पेसिस प्लैंटेरम में किसको बांटा गया, प्लांट्स को, और एक है सिस्टीमा नेचुरी जिसमें एनिमल्स को बांटा गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है ना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर तो है ही बेसिक, लेकिन ये सुपरफिशियल कैरेक्टर पर नहीं था, वो केवल कुछ एक सुपरफिशियल कैरेक्टर पर, कुछ एक गुणों पर बांटा हुआ था, ठीक है ना। और ये जो बांटा हुआ है वो क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को जो है ना हम लोग देखते हैं, मतलब जो भी आपका मौजूद है सामने उस सब को बढ़िया से देखा जाता है इसमें, हाँ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ये जो होता है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको हर्बेसियस प्लांट्स हैं, मतलब घास जैसे प्लांट्स हैं, उनके अध्ययन में इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, और ये जो है ना आपका काफी महत्वपूर्ण है वैसे छोटे पौधों को पहचानने के लिए, उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए। इसमें सबसे जो प्रमुख है वो है बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है पौधों के अध्ययन के लिए। ये जो छोटे पौधे हैं उनके स्टडी के लिए सबसे बढ़िया जो है ना क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर को माना जाता है। इसको यहाँ पर लिखे हुए है कि बेस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तीसरा जो है ना उसका नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये मुख्यतः आपका इवोल्यूशन पर निर्भर करता है, और इवोल्यूशन के द्वारा ये आपका फाइलोजेनेटिक, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल के साथ साथ बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल रिलेशनशिप को भी ये आपका क्या करता है, दर्शाता है या दिखाता है। इसको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि एक और काम ये करता है, क्या एंसिस्टर और उसके जो इमीडिएट डेरिवेटिव्स हैं उनके जो संबंध है वो सबको ये बताता है। तो फाइलोजेनेटिक जो आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इवोल्यूशन पर बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड है। जबकि दूसरा जो है ना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना वो आपका अधिकांश जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसके आधार पर है। जबकि आपका नेक्स्ट जो आपको बताया पहला जो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कुछ एक बाहरी कैरेक्टर्स के आधार पर था, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो प्रमुख है आपका सिस्टम, वो आपका कौन था, वो आपको बताया था थियोफ्रास्टस क्लासिफिकेशन, जिन्होंने प्लांट की शुरुआत की स्टडी के लिए, और इनको हम लोग फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। दूसरा था आपका इसी में उदाहरण सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, और ये कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था, किस रूप में, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। उसके बाद हम आगे जो बढ़े उसको बोले नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपका अधिकांश मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर था, और इसका कॉमन उदाहरण है बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन। अभी वर्तमान में पौधों के क्लासिफिकेशन में या स्टडी में काफी मददगार ये किताब, इनकी किताब है, और इनका जो थ्योरी है वो काफी महत्वपूर्ण है। किनका भाई, बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पौधों के स्टडी में काफी महत्वपूर्ण है इनका काम। अगला है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम बताएं कि ये जो है ना इवोल्यूशन पर आधारित है, और इसमें जो है ना आपका जो ऑर्गेनिज्म के बीच में आपसी जो संबंध हैं वो सारे के सारे संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये सबसे आपका विकसित में से एक है क्लासिफिकेशन, और ये जो है ना परफेक्ट आपका रिलेशनशिप को बताने में मदद करता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, वो आपको बताए थे कि अधिकांश जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था किसमें, आपको वो जो फाइलोजेनेटिक अभी आपको जो बता रहे हैं उसका उदाहरण बता रहे हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो है उसका अधिकांश जो क्लासिफिकेशन उसमें आया वो डार्विन के काम के बाद आया। डार्विन का कंसेप्ट था इवोल्यूशन का, मतलब पुराने ऑर्गेनिज्मों से ही, जीवों से ही नए प्रकार के जीव बने हैं,
इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। अब ये जो डार्विन कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन आया उसके बाद ही अधिकांश जो आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो दिया गया, अर्थात ये सब के सब जो है आधुनिक माने जाते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन माने जाते हैं। और इन सब में सबसे पहला जो है ना वो है इंगलर और प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इंगलर और प्रेंटल के द्वारा ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। दूसरा था हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सब एग्जाम्पल है इसका, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नहीं बल्कि फाइलोजेनेटिक क्या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। तीसरा है किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा आपको पढ़ना है तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी डिटेल से नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है कॉन्क्विस्ट क्लासिफिकेशन। ये सबको हम लोग आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके पहले नोट देखते हैं फिनेटिक्स और फाइलेटिक क्लासिफिकेशन। फिनेटिक उसको बोलते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर किया जाता है। वैसा क्लासिफिकेशन जो एट प्रेजेंट जो कैरेक्टर है उसको देखकर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर क्या किया जाता है उसको बोलते हैं फिनेटिक्स। जबकि फाइलेटिक क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो जेनेटिक कैरेक्टर के आधार पर किया जाता है या ओरिजिन और इवोल्यूशन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक कैरेक्टर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसको फाइलेटिक कहा गया। ठीक है, और जो आपका बाहरी फीचर्स के आधार पर किया गया उसको कहते हैं कौन, फिनेटिक। अब देखो कुछ एक किताब है जिनको लिखने वाले जो है ना राइटर का नाम बगल में हम लिख दिए हैं, जेनेरा प्लांटेरम। ये बेंथन हुकर का किताब है। आपको पता है ना कि किताब है बहुत बढ़िया है बेंथन हुकर का। वो आपका प्लांट के क्लासिफिकेशन में या प्लांट के स्टडी में बहुत महत्वपूर्ण है बेंथन हुकर का। क्या नाम है इसका, जेनेरा प्लांटेरम। अगला है थियोरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटनिक। किताब का नाम है थियोरिक एलिमेंटेयर डी ला बॉटनिक। ये किताब है एपीडी कैंडोले का किताब है क्लासिफिकेशन का। और इसी क्लासिफिकेशन किताब के आधार पर बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो आधारित है। ठीक है, एपीडी कैंडोले के जो क्लासिफिकेशन है उस पर आधारित है कौन, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है डाई नेचुरल लाइकेन पी फ्लैंजेन फैमिलीन। ये किताब है इंगलर और प्रेंटल का। इसका क्लासिफिकेशन जो है इंगलर और प्रेंटल का वो आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये है आपका क्लासिफिकेशन के लिए किताब लिखी गई थी हचिंसन के द्वारा। तो हचिंसन जो है आपका क्लासिफिकेशन आपका है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो आपका इस किताब में है, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, अब जो है ना हम लोग को थोड़ा पढ़ना है किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको छोड़ देते हैं ना, वो तो नेक्स्ट डे देख लेंगे।